सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। बाबा काल भैरव, बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। अखिलेश यादव पर गलत आरोप लगाने को लेकर सपा अधिवक्ता ने वाराणसी सीपी को सौंपा ज्ञापन। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रावण मास की तैयारियों को लेकर आहूत बैठक संपन्न। और राजेंद्र प्रसाद घाट पर मां गंगा निशास राज सेवा समिति द्वारा जनसंवाद बैठक का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बाबा काल भैरव एवं बाबा विश्वनाथ जी के दरबार में हाजिरी लगाई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सीएम कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को वाराणसी पहुंचे। स्थानीय सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जनपद में गतिमान निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एकीकृत मंडलीय कार्यालय का निर्माण कार्य 18 माह में कराए जाने का हर संभव प्रयास किया जाए। उन्होंने गंगा नदी में नावों के सुचारू संचालन की व्यवस्था के संबंध में नाविकों के साथ बैठक कर छोटी नावों का स्थानीय स्तर पर नगर निगम के माध्यम से पंजीकरण कराकर उन्हें लाइफ जैकेट आदि अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान किए जाने का निर्देश दिया। दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण के संबंध में अवशेष भवनों का नियमानुसार मुआवजा वितरित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शीघ्रता से कराए जाने का निर्देश दिया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों को तेजी से पूर्ण कराए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में फंड की कोई कमी नहीं है, इसलिए किसी भी स्तर पर कार्य में हीला हवाली नहीं होनी चाहिए। पेयजल पाइपलाइन बिछाए जाने के दौरान खोदी गई सड़कों का साथ साथ मरम्मत कार्य भी अवश्य कराया जाए। इसमें कहीं से भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बन रहे रोपवे के प्रगति की जानकारी लेते हुए उसे तय समय सीमा में पूर्ण कराए जाने का निर्देश दिया। इस दौरान मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने मुख्यमंत्री को बताया कि माह अगस्त तक रोपवे का कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा। शहर में अंडरग्राउंड केबलिंग के दौरान जगह जगह सड़कें खोदकर छोड़ दी जा रही हैं और उनका मरम्मत ठीक से नहीं किया जा रहा है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। मुख्यमंत्री ने निर्देशित करते हुए कहा कि उक्त कार्य से पहले अंतर्विभागीय बैठकें अवश्य कर ली जाएं ताकि संबंधित विभाग सड़कों के रेस्टोरेशन का कार्य समय से करा सकें। श्रावण मास की तैयारियों की समीक्षा के दौरान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में काशीवासियों को दर्शन के लिए अलग मार्ग की व्यवस्था किए जाने हेतु मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया, जिस पर पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने काशीवासियों की इस बहुप्रतीक्षित मांग पूरा करने पर काशीवासियों की तरफ से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आगामी श्रावण मास के दौरान मैदागिन से गोदौलिया तक किए जाने वाले बैरिकेटिंग से स्थानीय व्यापारियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए तथा उक्त मार्ग पर पर्याप्त एम्बुलेंस की व्यवस्था मुकम्मल रखने की भी बात कही, जिस पर मुख्यमंत्री ने तदनुसार व्यवस्था किए जाने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बैठक में श्रावण मास के दौरान प्रशासन तथा पुलिस विभाग की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल द्वारा वाराणसी कमिश्नरेट की कानून व्यवस्था समेत आगामी श्रावण मास के दौरान पुलिस विभाग की तैयारियों को पीपीटी के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया। एडीजी पीयूष मोडिया द्वारा जोन के सभी 9 जिलों में पुलिस कार्रवाई समेत गो तस्करी, अवैध शराब तस्करी, ऑपरेशन वज्रपात के दौरान की गई कार्रवाइयों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने और बेहतर कार्य करने समेत फुट पेट्रोलिंग बढ़ाने, उचित व्यवहार करने, विजिलेंट रहने समेत बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन को निर्देशित किया। बैठक के दौरान श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, खादी ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान, स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, एमएसएमई राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य, महापौर अशोक तिवारी, सदस्य विधान परिषद राय धर्मेंद्र सिंह, विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह, सौरभ श्रीवास्तव, त्रिभुवन राम, डॉक्टर सुनील पटेल, अपर पुलिस आयुक्त शिवहरि मीणा, डीआईजी वैभव कृष्ण, पूर्वांचल विद्युत वितरण के एमडी शंभू कुमार, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण पूर्ण बोरा, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल, सीडीओ प्रखर कुमार, डीएफओ श्रीमती निधि चौहान समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा काल भैरव के दरबार और श्री काशी विश्वनाथ जी के दरबार में विधि विधान के साथ दर्शन पूजन कर देश और प्रदेश की उन्नति की कामना की।
इस वर्ष 30 जुलाई से प्रारंभ हो रहे पवित्र श्रावण माह के दृष्टिगत श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन पूजन हेतु मंडलायुक्त एवं पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई। श्री काशी विश्वनाथ धाम सहित सभागार बोर्ड रूम में मंगलवार को आगामी श्रावण मास 2026 के दृष्टिगत धाम से बाबा विश्वनाथ के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं हेतु प्रदान की जाने वाली समस्त सुविधाओं के संबंध में आयुक्त वाराणसी मंडल एस राजलिंगम तथा पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। ज्ञातव्य हो कि इस वर्ष श्रावण मास का समय काल 30 जुलाई 2026 से प्रारंभ होकर 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन तक होगा। श्रावण मास की बैठक में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास विश्वभूषण, डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण, नायब तहसीलदार मिनी एल शेखर, अपर जिलाधिकारी नगर कमांडेंट 95वीं बटालियन, सीआरपीएफ कमांडेंट 11वीं बटालियन, एनडीआरएफ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, सीआरपीएफ संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त व अन्य पीएससी के अधिकारीगण व न्यास के समस्त संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में धाम में श्रद्धालुओं को प्रदान की जाने वाली समस्त मूलभूत सुविधाओं यथा धाम में पेयजल की उपलब्धता, चिकित्सकीय प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन, पीए सिस्टम, दर्शनार्थियों हेतु सुचारू दर्शन व्यवस्था, वृद्ध अशक्त दिव्यांग जनों हेतु ई रिक्शा संचालन, पार्किंग व्यवस्था, संपूर्ण धाम की साफ सफाई, सुरक्षा आदि व्यवस्थाओं को व्यापक स्तर पर लागू करने हेतु समस्त विभागों को आपस में समन्वय स्थापित कर प्रभावी तौर पर सुनिश्चित कराए जाने हेतु आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया। धाम में सुरक्षा के दृष्टिगत समस्त बिजली के उपकरणों, सीसीटीवी के सुचारू संचालन संबंधी व्यवस्थाओं को पूर्ण कराने हेतु भी निर्देशित किया गया। धाम के बाहर गलियों में लटकते हुए बिजली के तारों को बांधकर ऊपर कराए जाने के लिए निर्देश दिया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन द्वारा धाम में दर्शनार्थियों के आवाभगत हेतु समस्त तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष जिगजैग रेलिंग में ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ बैरिकेड लॉक बंधवाकर भीड़ के दबाव को और अधिक रोकने की व्यवस्था भी की जा रही है। धाम परिसर में पंक्तिबद्ध श्रद्धालुओं हेतु इंडस्ट्रियल एयर कूलर के माध्यम से उमस एवं गर्मी से राहत दिलाने की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त नियमित अंतराल पर संपूर्ण धाम क्षेत्र में शीतल पेयजल की व्यवस्था रहेगी तथा साथ ही चिकित्सकीय प्रबंध एवं ओआरएस की व्यवस्था भी की गई है। काशी वासियों के लिए श्रावण सोमवार तथा पर्व दिवसों के अतिरिक्त प्रतिदिन सुबह 4 बजे से 5 बजे व शाम 4 से 5 बजे झांकी दर्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वे दर्शनार्थी जो किंचित कारणों से धाम पहुंचने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए पवित्र सावन माह पर श्री काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन पूजन के लाइव दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। लाइव दर्शन को मंदिर न्यास की वेबसाइट, मंदिर न्यास के आधिकारिक यूट्यूब चैनल एवं आधिकारिक प्रसारण साझेदार टाटा स्काई के प्लेटफॉर्म से स्ट्रीम किया जाएगा। विगत वर्षों में श्रावण मास में श्रावण सोमवार के दिन अत्यधिक रही है, अतः अनुमान है कि इस वर्ष में दर्शनार्थियों की अधिकतम भीड़ होने की संभावना है। इसके दृष्टिगत श्रद्धालुओं के लिए विशेष अपील जारी करने के निर्देश मंदिर प्रशासन को दिए गए हैं कि श्रद्धालु खाली पेट कतार में न लगें, क्योंकि अधिक भीड़ के कारण दर्शन में अपेक्षाकृत अधिक समय लग सकता है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि धाम में प्रवेश करने से पूर्व श्रद्धालु प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित वस्तुएं यथा डिजिटल घड़ी, स्मार्ट वॉच, मोबाइल, ईयरफोन, तंबाकू एवं नशे की वस्तुएं, कॉस्मेटिक, बड़े बैग व अन्य किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तुएं जिनका धाम परिसर में ले जाना वर्जित है, साथ लेकर कतार में न लगें, अपितु अपने ठहरने के स्थान, होटल, घर में यह वस्तुएं छोड़कर दर्शन हेतु आएं, अन्यथा की असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इन नियमों का पालन कर श्रद्धालु प्रशासन को सहयोग प्रदान करें ताकि दर्शन की प्रक्रिया सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं सहज रूप से संपन्न हो सके। मां निषादराज सेवा समिति द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर काशी के नाविक समाज की जन संवाद बैठक आहूत की गई। मां निषादराज सेवा समिति के तत्वावधान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर काशी के नाविक समाज की जन संवाद बैठक आहूत की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरेंद्र कश्यप, कैबिनेट राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार थे, जिनका अंग वस्त्रम, स्मृति चिन्ह व माल्यार्पण करके काशी के नाविक समाज ने भव्य स्वागत किया। संवाद बैठक में नरेंद्र कश्यप के सामने निषाद, बिंद, कश्यप, मछुआरा समाज के नाविक समाज की समस्या को रखा गया। समाज के लोगों ने कहा कि सन 2024 से वाराणसी नगर निगम के आयुक्त द्वारा काशी के सभी नाविक समाज के नौका और मोटर बोट का लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाकर काशी के नाविक समाज की रोजी रोटी छीनकर अत्यंत कुठाराघात करते हुए दूसरी ओर हम सब के नौकायन का घाट पर बाहरी वाटर टैक्सी का ठेकेदारी का लाइसेंस नगर निगम ने देकर बनास के पूरे नाविक समाज को नेस्तनाबूद करने की घोर साजिश की है।
जिसे काशी का पूरा नाविक समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। यह काशी का घाट नगर निगम के जुडिशियल में आता है। हम नाविक समाज अनादिकाल से नगर निगम से अपने नौका मोटरबोट का लाइसेंस नवीनीकरण करते चले आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब काशी के नाविक समाज को नेस्तनाबूद करने के लिए परिवहन विभाग नौका का लाइसेंस का काला कानून थोपना चाहता है, जिसे काशी के पूरे नाविक समाज नहीं मानेंगे। अंत में कैबिनेट मंत्री ने जनसंवाद बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सभी काशी के नाविकों को पूरा भरोसा और विश्वास दिलाते हुए उन्होंने बताया कि आप सभी के नौका और मोटर बोट का लाइसेंस नगर निगम से कराने के लिए 30 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं 4 जुलाई को माननीय मंत्री ऊर्जा एवं नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को नौका मोटर बोट का लाइसेंस नगर निगम से करवाने का लिखित रूप से पत्र देकर अवगत करा दिया गया है। आप सभी नाविक समाज को यह पत्र मैं सौंप रहा हूं और जल्द से जल्द आप सभी नाविक समाज का लाइसेंस नगर निगम से मिल जाएगा। इस जनसंवाद बैठक में विनोद कुमार निषाद, शिव कुमार निषाद, दुर्गा मांझी, रामकिशन मांझी, टुल्लू, गोपाल प्रसाद निषाद, मोनू साहनी, लक्ष्मण मांझी, विनय केशरी, कुंदन साहनी आदि लोग शामिल रहे। आज हम लोगों ने माननीय राज्य सरकार और पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी यहाँ उपस्थित है और हम लोगों का लाइसेंस का मामला था जो 2024 से बंद पड़ा था, हम लोग जाकर लखनऊ में अवगत करा दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मंत्री जी ने अवगत करा दिया है और हम लोगों को लाइसेंस जल्द ही मिल जाएगा। इस आश्वासन के साथ हम लोगों को लिखित मिला है। यहाँ के माननीय डीएम साहब, कमिश्नर साहब, सारे आला अधिकारी बैठेंगे, जल्द हम लोग का लाइसेंस शुरू हो जाएगा। कि हमने सभी नाविक भाइयों की, माझी भाइयों की, निषाद भाइयों की, बिंद भाइयों की जो नावों के लाइसेंसिंग की समस्या थी, उस समस्या के बारे में हमने मुख्यमंत्री जी को पत्राचार किया। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री जी से को मिलकर बातचीत की और इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय से कमिश्नर को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उम्मीद है कि जल्दी समस्या का हल होगा। दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत चल रहे ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान मंगलवार दोपहर एक जर्जर भवन की छत पर बंदर के कूदने से एक ईंट नीचे गिरा, जिसकी चपेट में आने से व्यवसायी घायल हो गया, जिसे तत्काल बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत चल रहे ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान मंगलवार दोपहर एक हादसे में बैग व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 3 बजे मरियम अस्पताल गली स्थित जंजीरा शाह मस्जिद के पास एक जर्जर भवन का ध्वस्तीकरण किया जा रहा था। इसी दौरान छत पर एक बंदर के कूदने से ईंट नीचे गिर गई, जो वहां से गुजर रहे बैग दुकानदार चुन्नू के सिर पर आ लगी। गंभीर चोट लगने पर स्थानीय लोगों ने उन्हें ई रिक्शा से बीएचयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार घायल की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई कराई। इस संबंध में डॉक्टर अतुल अंजन त्रिपाठी ने लोगों और मीडिया कर्मियों से ध्वस्तीकरण क्षेत्र में प्रवेश न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जुलाई के अंत तक दालमंडी परियोजना के तहत तेज गति से कार्य जारी रहेगा, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग के भीतर जाने से बचें। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ध्वस्तीकरण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की मांग की है। उनका कहना है कि प्रतिबंध के बावजूद कुछ लोग बैरिकेड पार कर कार्यस्थल तक पहुंच जाते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। प्रशासन से सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई है। भाजपा महानगर द्वारा मंगलवार को सभी 13 मंडलों में आत्मनिर्भर मंडल बैठकों का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी महानगर के तत्वावधान में 7 जुलाई मंगलवार को महानगर के अंतर्गत आने वाले सभी 13 मंडलों में आत्मनिर्भर मंडल बैठकों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में बागेश्वरी मंडल की बैठक महानगर कार्यालय गुलाब बाग में संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्रों पर पुष्पार्चन एवं वंदे मातरम गान के साथ हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने कहा कि यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक है। लखनऊ की बैठकों में जब भी काशी क्षेत्र का नाम आता है तो वाराणसी महानगर हमेशा गर्व से सबसे आगे खड़ा रहता है। यह मासिक बैठक छूटे हुए कार्यों को पूरा करने और कमियों को सुधारने का मंच है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्पष्ट निर्देश हैं कि हमारे शक्ति केंद्र मजबूत होंगे तो संगठन अजेय बनेगा। पार्टी की विचारधारा, नीतियों और विकास कार्यों से कार्यकर्ताओं को अपडेट रखने के लिए डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम से जुड़ना अनिवार्य है। मंडल प्रभारी चंद्रशेखर उपाध्याय ने मंडल पदाधिकारियों से वृत्त लिया। महानगर आईटी संयोजक पंकज चतुर्वेदी ने डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से इसे अपने मोबाइल के माध्यम से जल्द पूरा करने का आग्रह किया। संचालन सत्य प्रकाश जायसवाल ने किया। बैठक में प्रमुख रूप से मंडल अध्यक्ष मनोज सोनकर, पार्षद सिद्धनाथ शर्मा, सुशील गुप्ता, राजेंद्र यादव, कांति दीक्षित, प्रमिल पांडे, योगेश वर्मा आदि रहे। समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट सौरभ पांडे ने श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक द्वारा निराधार आरोप लगाने की बात कहते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट आलोक सौरभ पांडे ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ अनर्गल और निराधार आरोप लगाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में उन्होंने वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को एक शिकायती पत्र सौंपकर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए एडवोकेट आलोक सौरभ पांडे ने बताया कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनता के सामने उजागर किया था। इस मामले की जांच चल रही है और कई लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें से एक आरोपी टिल्लू यादव भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने केवल यादव सरनेम होने के नाते टिल्लू यादव का नाम अखिलेश यादव से जोड़कर सोशल मीडिया पर भ्रामक दावे किए। अजय आलोक ने दावा किया था कि टिल्लू यादव और अखिलेश यादव के बीच 900 से अधिक बार बातचीत हुई है। सपा नेता आलोक सौरभ पांडे ने भाजपा प्रवक्ता के दावों को पूरी तरह से फर्जी और निराधार बताते हुए कहा कि अजय आलोक के पास कोई सीडीआर नहीं है। किसी भी सक्षम जांच एजेंसी ने ऐसा कोई सीडीआर या कॉल रिकॉर्ड डिटेल जारी नहीं किया और न ही यह कहा है कि आरोपी की बात किससे होती थी। ऐसे में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह का झूठा और आपराधिक कृत्य करना और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करना बेहद निंदनीय है। देखिए, अभी राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी ने लोगों के सामने उजागर किया और इस मुद्दे पे अभी जांच चल रही है। कई लोग आरोपी बनाए गए हैं इस मामले पर। उसमें से एक आरोपी है टिल्लू यादव जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हैं, उन्होंने यह आरोप लगाया, अनर्गल और निराधार आरोप उन्होंने लगाया कि अखिलेश यादव जी से टिल्लू यादव की 900 से ज्यादा बार बात हुई। केवल यादव होने के नाते आप अखिलेश यादव जी से उनका नाम जोड़कर इस तरह से अनर्गल और फर्जी आरोप आप लगाना शुरू कर दिए। उनके पास कोई सीडीआर नहीं है, किसी भी सक्षम जांच एजेंसी ने कोई सीडीआर नहीं दिया है, कोई कॉल रिकॉर्ड डिटेल या किसी भी जांच एजेंसी ने अभी तक यह नहीं बोला कि इनकी बात किससे होती थी। तो अजय आलोक जी ने आरोप लगाया कैसे? इस तरह का झूठा आरोप, गलत आरोप इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाना, यह एक तो आपराधिक कार्य आप कर रहे हैं। दूसरा कार्य आपने यह किया कि इसको सोशल मीडिया से आपने प्रसारित किया और करवाया भी लोगों से। इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए हमने वाराणसी सीपी महोदय के यहाँ एक एप्लीकेशन दिया है। सीपी महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि मामले की जांच कर वो आगे कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. A bright future starts with the right education.
JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देना जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाए। वाराणसी के बेनियाना पीली कोठी में स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल एक BSP रिकॉग्नाइज्ड को एजुकेशनल स्कूल, प्ले ग्रुप से क्लास 10वीं तक, जहां वेल ट्रेन्ड टीचर्स हर बच्चे की क्षमता को पहचानते हैं और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, मॉडर्न कंप्यूटर लैब, लेटेस्ट साइंस लैब और अनुशासित लर्निंग एनवायरनमेंट, ताकि बच्चों को मिले बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे कराटे, योगा, चेस, कैरम, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स और डांस क्लासेस बच्चों के आत्मविश्वास और प्रतिभा को देते हैं नई पहचान। क्योंकि हमारा विश्वास है पद्मेकम शिक्षाम प्रति। आज ही जुड़िए श्वेता कॉन्वेंट स्कूल, बेनियाना, पीली खोठी, वाराणसी। कॉल नाउ 979-203-5713 और 70-529-16706। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नारायणपुर वार्ड में बिजली विभाग की लापरवाही का एक और दृश्य सामने आया है। स्कूली बच्चों के बस पर एक जर्जर हाईटेंशन पोल के गिरने से संयोगवश बिजली न होने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। शहर के नारायणपुर वार्ड में बिजली विभाग की कथित लापरवाही एक बड़े हादसे का कारण बनते बनते रह गई। गुरुवार को स्कूली बच्चों से भरी एक बस के ऊपर अचानक जर्जर हाई टेंशन बिजली का पोल गिर पड़ा। संयोगवश उस समय बिजली की आपूर्ति बंद थी, जिससे बच्चों की जान बच गई और एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई और स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। स्थानीय पार्षद एवं नगर निगम के संचेतक संदीप रघुवंशी ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने करीब 2 महीने पहले ही विभाग के अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से सूचित किया था कि क्षेत्र के 2 बिजली खंभे पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं और कभी भी गिर सकते हैं। इसके बावजूद विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि यदि बिजली चालू रहती तो यह हादसा कई मासूम बच्चों की जान ले सकता था। पार्षद ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के करीब 1.5 घंटे बाद तक बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। उन्होंने बताया कि हादसे की तस्वीरें और जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को भेजी गई, लेकिन इसके बावजूद विभाग की ओर से कोई तत्परता नहीं दिखाई गई। मौके पर केवल स्थानीय नागरिक और मीडिया कर्मी ही मौजूद थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि जर्जर बिजली खंभों और तारों को तत्काल बदला जाए, पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना है और ईश्वर ने, माँ जगदम्बा ने बचा लिया। ये हाई टेंशन का सड़ा हुआ तार पोल है, जिसकी शिकायत मैंने पिछले 2 महीना पहले विभाग से की थी कि यहाँ 2 खंभे हैं जो जर्जर हैं और इसको तत्काल हटा दिया जाए। लेकिन विभाग की लापरवाही, इतनी गंभीर लापरवाही इन्होंने की है कि इसको हटाया नहीं। आज सोच लीजिए, इस स्कूल की बस में बच्चे खचाखच भरे हुए थे और इस बच्चों से भरी हुई बस पर ये खंभा गिरा। सौभाग्य ये रहा कि उसमें उस समय लाइट नहीं थी और किसी वजह से कोई घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। लेकिन इसके पूरी तरह से जिम्मेदार बिजली प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी हैं। मैंने 1.5 घंटा पहले ये घटना घटी है और मैंने मौखिक और मैंने व्हाट्सएप के जरिए फ़ोटो के साथ मैंने सूचना दे दी है। अभी तक विभाग का एक भी अधिकारी कर्मचारी इस मौके पर नहीं आया और पब्लिक आ गई, मीडिया आ गई, लेकिन वो नहीं आए। कहना है कि आगे वाले पोल में करंट उतरा हुआ है, कोई पशु भी। जी हाँ, मुझे भी फ़ोन से जानकारी मिली है, क्योंकि बिजली विभाग का और
LNT के द्वारा और ये गेल कंपनी ये मनमाने तरीके से बिना परमिशन लिए ये हर जगह पे खोदा खादी कर दे रहे हैं, अंडरग्राउंड वायरिंग कर रहे हैं। अभी मात्र 10 कदम आगे देखिए, करीब 1.5 किलोमीटर उन्होंने खोदा है और खाली मिट्टी से पाट दिया है। तो ये दुर्घटना का ही ये कारण। अभी एक आगे गाय मरी है, वहाँ पूरा पैनल खुला हुआ है। मतलब यह बरसात आ रही है, इस समय निश्चित तौर पे हर लोहे के खंभों पर करंट आ सकता है। थोड़ा प्रशासन को और शासन को, बिजली विभाग को अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा, लेकिन इनके कान में जूं नहीं रेंग रही है। सुबह बनास क्लब द्वारा श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं को पानी की बर्बादी न करने तथा जल संरक्षण करने की शपथ दिलाई गई। तेजी से गिरते जा रहे भूजल स्तर, अधिकांश घरों में दैनिक कार्यों में पानी की कमी से हो रही किल्लत को देखते हुए जरूरत के हिसाब से पानी का इस्तेमाल एवं व्यर्थ में पानी की बर्बादी न करने के साथ साथ अनावश्यक रूप से हो रहे बर्बादी को गंभीरतापूर्वक रोकने तथा वर्षा ऋतु को देखते हुए जल संरक्षण के लिए अपने पास पड़ोस के पड़ोसियों को डोर टू डोर अपील के साथ प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक करने हेतु श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं को सामाजिक संस्था सुबह बनास क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुक्ता पांडे के नेतृत्व में शपथ दिलाया गया। उपरोक्त अवसर पर सभी वक्ताओं ने कहा कि हमारे देश में लगातार गिर रहा भूजल स्तर चिंता की बात है। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो देश के लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। अभी भी हमारे देश के करोड़ों लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचता है। इस समस्या के समाधान का एक तरीका जल संरक्षण है। ऐसे में आवश्यक है कि हम पानी के सदुपयोग और वर्षा जल को संग्रहित करने के महत्व को समझें। जल ही जीवन है, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके दुरुपयोग से बाज भी नहीं आते हैं। ऐसे लोगों को पानी की महत्ता के बारे में समझाते हुए जागरूक करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्था के अध्यक्ष समाज सेवी मुकेश जायसवाल, डॉक्टर मुक्ता पांडे के साथ कॉलेज की सैकड़ों छात्राएं शामिल थीं। सरकार से हमारे देश तथा विश्व में भूजल स्तर गिर रहा है और तेज़ी से पानी चारों तरफ कम हो रही है। उसको देखते हुए आज हम लोग जिस प्रकार से वर्षा ऋतु आ रहा है, जल संरक्षण का एक अपील छात्राओं के माध्यम से हरोनाथ स्थित वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में कराए हैं। और सभी बच्चों के माध्यम से हम लोगों से यह अपील करते हैं कि वो फालतू में पानी का बर्बादी न करें। अगर कहीं पर नल टूटी या कुछ भी टूटा हुआ तो उसका मरम्मत कराए तथा वर्षा ऋतु को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अपील पर हम सभी लोग जल का संरक्षण करें, यही हमारा अपील है तथा शपथ है। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह की पूर्ववर्ती गतिविधियों के अंतर्गत निबंध लेखन प्रतियोगिता का मंगलवार को आयोजन किया गया। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह की पूर्ववर्ती गतिविधियों के अंतर्गत मंगलवार को विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में आयोजित निबंध लेखन प्रतियोगिता विद्यार्थियों की वैचारिक प्रतिभा, राष्ट्रीय दृष्टि और रचनात्मक अभिव्यक्ति का प्रभावशाली मंच बन गई। माननीय कुलाधिपति एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देशानुसार आयोजित इस प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों एवं विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए समसामयिक विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। अपराह्न 2 बजे प्रारंभ हुई प्रतियोगिता में प्रत्येक संबद्ध महाविद्यालय से 2-2 प्रतिभागियों के साथ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के लिए भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था कैसे बना तथा राज्य सरकार के 2 अच्छे कार्य विषय निर्धारित किए गए थे। प्रतिभागियों ने तथ्यों, तर्कों एवं मौलिक चिंतन के आधार पर अपने विचार प्रस्तुत कर समकालीन राष्ट्रीय परिदृश्य की उत्कृष्ट समझ का परिचय दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर विद्या कुमारी चंद्रा ने कहा कि निबंध लेखन केवल भाषा का अभ्यास नहीं बल्कि विचारों को दिशा देने और व्यक्तित्व को परिष्कृत करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक उत्तरदायित्व, आत्मविश्वास तथा नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं। विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल उपाधि प्रदान करना नहीं बल्कि ऐसे जागरूक, संवेदनशील और उत्तरदायी नागरिक तैयार करना है जो राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकें। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुमिता ने किया, जबकि वेद विभाग के डॉक्टर सत्येंद्र कुमार यादव ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभी अतिथियों, शिक्षकों, प्रतिभागियों एवं आयोजन समिति के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर रविशंकर पांडे, डॉक्टर ज्ञानेंद्र सापकोटा, सुश्री नीलिमा चौबे, आदित्य कुमार सहित विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शिक्षक उपस्थित रहे। काशी के गंगा सेवकों ने नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल से मुलाकात कर बारिश के बाढ़ से पूर्व गंगा पार रेती पर बिखरे कूड़ा, कचरा तथा धार्मिक निर्माल्य को निस्तारित करने का आवेदन किया गया। मंगलवार को काशी के गंगा सेवियों ने गंगा सेवक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को नगर निगम द्वारा आयोजित जनसुनवाई के दौरान पत्रक देकर गंगा पर रेती पर बिखरे कूड़े, कचरे, धार्मिक निर्माल्य को निस्तारित करने का निवेदन किया। इस दौरान नगर आयुक्त से बताया कि गंगा में बाढ़ के पूर्व यदि कचरे का निस्तारण कर दिया जाए तो बाढ़ आने पर यह कूड़े, कचरे गंगा में नहीं बहेंगे और इससे गंगा निर्मलीकरण के प्रयासों में भी 4 चांद लगेंगे।
गंगा सेवियों ने नगर आयुक्त को यह भी भरोसा दिलाया कि नगर निगम कर्मचारियों के साथ इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। नगर आयुक्त ने गंगा सेवियों के आग्रह को स्वीकार करते हुए इस पुनीत कार्य में नगर निगम की ओर से त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस दौरान नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा उपस्थित रहे। गंगा उस पार रेती पर कई प्रकार के धार्मिक निर्माल्य, कई प्रकार के कूड़े कचरे, पॉलिथीन के बैग्स मौजूद हैं जिनका अविलंब निस्तारण होना चाहिए, वह भी गंगा जी के बाढ़ के पूर्व। हमने नगर आयुक्त महोदय आदरणीय श्री हिमांशु नागपाल जी को एक पत्र दिया है और उनसे निवेदन किया है कि हमारा सहयोग, जो स्वयं सेवी हैं, गंगा सेवी हैं, प्रातः हम दशाश्वमेध घाट के सामने उस पार रेती पर उनका सहयोग भी करेंगे और निश्चित रूप से जितना भी कूड़ा उस पार मौजूद है उसको समेटेंगे और नगर निगम के कर्मचारी और उनके नाव द्वारा कूड़ा निस्तारण जहां होता है वहां उसको भेजेंगे, ताकि बाढ़ आने के पहले ही यह जो उस पार में तमाम कूड़े कचरे मौजूद हैं उनका निस्तारण हो जाए और वह बाढ़ में बहने न पाएँ। गंगा निर्मलीकरण के लिए इस कार्य को लेकर के हम चिंतित हैं और निश्चित रूप से आयुक्त महोदय ने भी यह आश्वासन दिया है, तुरंत उन्होंने व्यवस्था कराई है कि कल प्रातः से ही इस कार्य को किया जाएगा और हम मिलकर गंगा पार के क्षेत्र को गंदगी मुक्त करेंगे। डर्बीशायर क्लब द्वारा फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार जी की 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई। डर्बीशायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में फिल्म सम्राट दिलीप कुमार साहब की 5वीं पुण्यतिथि पितरकुंडा के प्राचीन कुंड पर श्रद्धांजलि व मछलियों को चारा खिलाकर मनाया गया। इस दौरान शकील ने कहा कि आज के दिन 7 जुलाई 2021 को 98 साल की उम्र में दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गए महान कलाकार और इस दुनिया को अलविदा करके रुखसत हो गए। दिलीप साहब का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। दिलीप साहब ने 57 साल में 67 फिल्मों में काम किया था, जिसमें उनकी हिट फिल्मों में क्रांति, मुगल आजम, नया दौर, धर्मकांटा, मजदूर, गंगा जमुना जैसी अनेकों फिल्मों में काम किया। उनकी पहली फिल्म 1944 में ज्वार भाटा, 1998 में आखिरी फिल्म किला थी। वह भारत के पहले फिल्म कलाकार थे जिनको सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। भारत सरकार ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण अनेक पुरस्कारों से दिलीप साहब को नवाजा था। दिलीप साहब की 2 पत्नियां थीं, सायरा बानो और आसमा रहमान, लेकिन सायरा बानो उनके अंतिम सांस तक उनके साथ रहीं। उनके पिता का नाम लाला सरोवर गुलाम था, जो फल का कारोबार करते थे। दिलीप साहब के 7 भाई थे, 5 बहनें थीं। श्री शकील ने कहा कि दिलीप साहब को अपना आदर्श मानने वालों में स्वर्गीय धर्मेंद्र जी, अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अनेक कलाकारों ने उन्हें अपना आदर्श माना, जो आज भी तरक्की के रास्ते पर हैं। इस पुण्यतिथि पर वाराणसी के सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शकील अहमद ने मांग किया कि फिल्म सम्राट दिलीप कुमार साहब को मरणोपरांत भारत रत्न तथा उनके परिवार में सायरा बानो जी को दिया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से गुफरान अहमद, बल्ले शर्मा, मोहम्मद राजू, करीम अंसारी, इम्तियाज़ अहमद, इश्तियाक अंसारी, राहुल राजभर, उत्सव राजभर, जावेद हुसैन, गोपाल यादव आदि शामिल थे। प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं, वाराणसी के सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं, कि दिलीप साहब को मरणोपरांत भारत रत्न देना चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा कलाकार हिंदुस्तान के अंदर ना कोई हुआ है, ना कोई पैदा होगा। ये सारे बड़े जो कलाकार हैं उन्होंने भी अपने मुंह से कह चुके हैं कि दिलीप साहब हम लोगों के आदर्श थे। आज हम लोगों ने उनसे कला सीखी है। तो हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी मरणोपरांत भारत रत्न दें उनकी पत्नी सायरा बानो जी को। उनका परिवार भी है, बहुत बड़ा परिवार है, 7 भाई 5 बहनों का एक परिवार है। तो ऐसे में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये देश तलक ये खबर पहुंचे, प्रधानमंत्री जी के तलक पहुंचे, तो उनको मरणोपरांत भारत रत्न देना चाहिए। नरिया वार्ड में नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था तथा शाह हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं चश्मा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। नरिया वार्ड स्थित लाल बहादुर शिक्षण संस्थान में नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्थान के तत्वावधान में शाह हॉस्पिटल रामकटोरा के सहयोग से निःशुल्क नेत्र परीक्षण, चश्मा वितरण एवं नेत्र सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि समाज सेवी सीमा अग्रवाल रही। शिविर का संचालन संस्था अध्यक्ष ममता जी ने किया। शाह हॉस्पिटल से डॉक्टर अजय मौर्य एवं उनकी टीम ने लगभग 100 लोगों का नेत्र परीक्षण कर आवश्यकतानुसार निःशुल्क चश्मे वितरित किए। उपस्थित सभी लोगों को जागरूक करते हुए स्कूल के प्रधानाचार्य राजकुमार जी ने बताया कि आंखों की नियमित जांच करवाने पर रोगों की समय से पहचान, दृष्टि सुरक्षा, जीवन स्तर में सुधार आदि चीज़ों में सहायता मिलती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति तथा स्वस्थ आंखों के प्रति हमेशा हमें सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सीमा अग्रवाल ने कहा कि नेत्र हमारे शरीर का सबसे अनमोल अंग है, समय समय पर जांच कराना आवश्यक है।
संस्था के अध्यक्ष ममता ने नेत्रदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नेत्रदान महादान है, इससे किसी के जीवन में उजाला आ सकता है। साथ ही मोबाइल, टीवी की उचित दूरी, संतुलित आहार एवं स्वच्छता के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में विजय कुमार, मोहम्मद अनीश, करण भारती, राशि साहनी, रवि कुमार, रामबाबू गुप्ता, नुसरत बानो, महबूब हसन सहित सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा। कैंप के दौरान आशा यादव, आरती यादव, श्याम प्यारी, बेबी यादव, पूनम, नील सरोवर, गुदना, पूजा, सनम, कांति, आरती यादव, शिवानी, नेहा भारती आदि लाभार्थियों ने अपना नेत्र परीक्षण करवाया। आज लाल बहादुर शिक्षण संस्थान में हमारी संस्था के द्वारा यहाँ पर नेत्र परीक्षण और साथ ही निःशुल्क चश्मा वितरण, ये सारा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है और जागरूकता भी, क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य मात्र एक ही है, क्योंकि हमारे शरीर का एक मुख्य अंग है हमारी नेत्र। अगर वो सुरक्षित है, वो ठीक है, तो हमारी पूरी जिंदगी ही अच्छी रहेगी। तो और ये बच्चे यहाँ पे स्कूली बच्चों का भी नेत्र परीक्षण हो रहा है और ऐसा मानना है कि अगर हमारे नेत्र सही है तो हमारी जो भी क्रियाकलाप है वो सारे अच्छे ढंग से होंगे, हम स्वस्थ रहेंगे पूरी तरीके से। तो इन बच्चों का भी आई चेकअप करवाया जा रहा है और साथ में जिनको आवश्यकता है चश्मे की, उनको चश्मा भी वितरण किया जाएगा। और इसको कैसे ये अपना सुरक्षित रखें, इसका कैसे स्वस्थ रखें, इन सारी चीज़ों के विषय में भी इनको जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वाराणसी आगमन से पूर्व शहर में लगे 3 बार चाय वाले 27 में गाय वाले लिखे पोस्टर चर्चा का केंद्र बने। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक हलचल ने अभी से रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले शहर के कई प्रमुख स्थानों पर लगाए गए बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन पोस्टरों पर लिखा गया है 3 बार चाय वाले 27 में गाय वाले, जिसे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भाजपा का चेहरा बनाए जाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इन पोस्टरों की चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि कुछ दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान भी 2027 के चुनाव को लेकर संगठन और नेतृत्व के स्तर पर तैयारियों के संकेत दिए गए थे। ऐसे में वाराणसी में लगे इन पोस्टरों ने चुनावी अटकलों को और हवा दे दी है। इन पोस्टरों को भाजपा कार्यकर्ता दीपक सिंह राजवीर की ओर से जारी किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काशी आगमन पर उनका स्वागत करते हुए कहा कि यह पोस्टर केवल स्वागत नहीं बल्कि 2027 के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काशी आगमन पर मैंने विशेष पोस्टर जारी कर उनका स्वागत और अभिनंदन किया है। 3 बार आए चाय वाले और 2027 में मजबूती से दहाड़ लगाएंगे गाय वाले। गौ, गंगा और गायत्री के संरक्षक तथा गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का काशी आगमन पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा का विषय है। उन्होंने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का जो सपना दिखाया था उसे मजबूती से साकार किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के काशी आगमन पर मैंने एक विशेष पोस्टर जारी करके उनका स्वागत अभिनंदन किया है और यह बताया है कि 3 बार आए चाय वाले और तीसरी बार 2027 में मजबूती से दहाड़ लगाएंगे गाय वाले, क्योंकि गौ, गंगा, गायत्री के पोषक गोरखपुर के पीठाधीश्वर शिव अवतारी योगी आदित्यनाथ जी का काशी आगमन है और उन्होंने जो सपना दिखाया था अपराध मुक्त प्रदेश, अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का, वो काम मजबूती से कर रहे हैं। मैं दीपक सिंह राजवीर मजबूती से ये आगाज करता हूँ, ऐलान करता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग जो जमीन के कार्यकर्ता हैं जितोड़ मेहनत करके भाजपा की प्रचंड बहुमत की 2027 में सरकार बनाएंगे। क्योंकि इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।